एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर आपका 14 तारीख को है ना, 14 दिसंबर को आपका पेपर होने वाला है। आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, मैं आपकी इस वीडियो में 30 नंबर के पूरे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दूंगा। बस वीडियो पूरा देखना है। इसमें क्या होगा, सही विकल्प पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, हर एक चैप्टर के जितने भी चैप्टर्स आपके आने वाले हैं ना, इन सबको एक तरफ से मैं पूरा का पूरा इस वीडियो में कवर करवा दूंगा। बिल्कुल बने रहेगा। रिक्त स्थान होंगे, क्वेश्चन सारे कवर हो जाएंगे हर एक चैप्टर के भाई, तो बने रहेगा। बिल्कुल सही जोड़ियां हो गई, एक शब्द या वाक्य में उत्तर हो गए, सत्य असत्य हो गए, सारा कुछ इसमें है ना। देखिए, अभी आपके पास कुछ टाइम है, तो आपको किस तरीके से साइंस को पढ़ना है सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। देखिए यहाँ पे, देखिए इसके सभी अध्याय साइंस के मैं क्या कह रहा हूं, सभी अध्याय इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला चैप्टर जो आपका है, उससे लेकर के आपका लास्ट चैप्टर जो है ना, हमारा पर्यावरण, इस तक हम पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। तो बने रहेगा बिल्कुल, और सारे क्वेश्चन आंसर कवर कर लेंगे। देखिए, विज्ञान के चैप्टर्स को पढ़िए। देखिए, अभी आपके पास टाइम है बोर्ड एग्जाम के लिए भी और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, तो विज्ञान के चैप्टर्स को देखो, पढ़िए, है ना। डायग्राम देखिए भैया, इसका मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो डाल दूंगा, है ना। साथ में तो कराऊंगा ही, इसका एक अलग से वीडियो आएगा, तो वही डायग्राम तैयार कर लेना, है ना। इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ो जो कि मैं प्रोवाइड करा चुका हूं, चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न, तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज हम करने वाले हैं इस वीडियो में, पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक तरह से देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा अध्याय नंबर 1 आ जाता है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, इससे जो भी सही विकल्प रहेंगे, रिक्त सारे कुछ कवर करेंगे, है ना। फिर अगले चैप्टर को देखेंगे। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो 100% मुझसे लिख करके ले लो, इससे क्वेश्चन आने ही वाला है, चाहे वो सही जोड़े में आ जाए, चाहे रिक्त स्थान में आ जाए, किसी भी तरीके से, है ना। भौतिक या रासायनिक परिवर्तन से एक क्वेश्चन आने ही वाला है ना। देखिए यहाँ पर रहेगा आपका, उबलते पानी से जलवाष्प का बनना, है ना। एलपीजी का दहन, यहाँ पे क्या है, भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो क्या है, एलपीजी का दहन, ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है ना। और बाकी सारे क्या है, ये भौतिक परिवर्तन है, तो याद रखिएगा, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, अवशोषण। ऊष्मा का अवशोषण, ऊष्मा शोषी जा रही है, ऊष्मा अवशोषित की जा रही है, एब्जॉर्ब की जा रही है, वहां पे क्या है, ऊष्मा शोषी। और ऊष्मा छेपी कहां पे होगा, ऊष्मा छेपी जब होगा जब ऊष्मा उत्सर्जित होगी, है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा, राइट, ऊष्मा शोषी, है ना। अवशोषण हो रहा है तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, तो बिल्कुल से इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो लोहे के पदार्थों में जंग का लगना, भोजन का पकना, कागज का जलना, बर्फ का पिघलना, है ना। तो बर्फ का पिघलना जो है एक भौतिक अभिक्रिया है ना, भौतिक अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है ना। तो यही आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो बिल्कुल याद करते चलो, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है ना, तो लाइक कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक पूरा कंप्लीट करने में, है ना। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो क्या उत्पाद कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं, यौगिक कहलाते हैं, मिश्रण कहलाती हैं। तो वो अभिकारक कहलाती हैं। देखिए, जितने पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेंगे ना, वो कहलाएंगे अभिकारक, और जो पदार्थ उससे बनेंगे ना, वो कहेंगे उत्पाद, है ना। इनको याद रखिए। ये यौगिक और मिश्रण में अंतर आपने कर ही लिया होगा, है ना, 9th में हमने पढ़ा है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको दिया, लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्योंकि ताप में परिवर्तन हो जाता है, विकृत गंधित, है ना। तो क्योंकि वो विकृत गंधित हो जाते हैं, मतलब उनमें विकृत गंधिता आ जाती है, इसलिए वो सड़ जाते हैं, है ना। बिल्कुल से याद रखना, इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, मैं अब आपको कंप्लीट करवाऊंगा, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लूँ, है ना, जानकारी टीच को। आपका अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा है ना, कि मतलब एक चैप्टर से आप मान लो कि पहले चैप्टर से पहला क्वेश्चन शायद बोर्ड में यही आता है, आपकी अर्धवार्षिक में हो गया, सारी परीक्षा में ले लो, एक आपको रिएक्शन दे दी जाती है, आपको उस रिएक्शन का नाम बताना होता है ना, कौन सी अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पे अभिक्रिया दी गई आपको 6Fe2O3 + 2Al, है ना। ये आपको इस अभिक्रिया से ये पदार्थ बन रहा है ना। यहाँ पे पदार्थ क्या है, विस्थापित हो रहा है, तो यह क्या है, विस्थापन अभिक्रिया आपकी कहलाएगी। यहाँ आपका विस्थापन अभिक्रिया याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई दिया गया है, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। एक्वा रेजिया के विलयन में देखिए, सोने और प्लेटिनम जैसे धातुओं को गलाने वाला जो विलयन होता है ना, तो उसे एक्वा रेजिया का विलयन कहा जाता है। याद रखिएगा, एक्वा रेजिया, है ना। हाइड्रोक्लोरिक या सांद्र नाइट्रिक एसिड लगा के नहीं आ जाएगा, है ना। क्या है, एक्वा रेजिया, है ना। इन चीजों को, इन धातुओं को गला देता है वो, है ना, एक्वा रेजिया, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है ना। तो देखिए, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, क्यों होती है, क्योंकि इसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है ना, उत्सर्जित होती है, तो यहाँ पे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट भाई, यहाँ से हमारे कुछ रिक्त स्थान इस चैप्टर के रहेंगे, तो सबसे पहले हम रिक्त स्थानों को देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निकलती है, अभी मैंने बताया ना, ऊष्मा उत्सर्जन मतलब निकलना, है ना, तो वो क्या है, ऊष्मा क्षेपी। और जहाँ पे ऊष्मा अवशोषित होती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, अभी हम ऊपर कवर कर चुके हैं। जहाँ पे ऊष्मा अवशोषित होती है वो कौन सी अभिक्रिया है, जल्दी से बता दीजिए भैया। सेकंड क्वेश्चन हमारा, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें खालिस्तान अभिक्रिया कहती हैं, तो उन्हें आयनिक
अभिक्रिया कहते हैं भैया, कंप्लीट कर लेना, है ना। नेक्स्ट है आपका किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण क्या कहलाता है, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है ना। प्रतीकों के द्वारा उसे निरूपित किया जाता है जब रासायनिक अभिक्रिया को, तो क्या है वो एक हम उसे केमिकल इक्वेशन ही ना बोलते हैं। तो बिल्कुल से इसे याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आपका रहेगा भैया, लोहे की वस्तुओं को खालिस्तान से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं, तो किससे, संक्षारण ना हो इसलिए ना करते हैं उस पर पेंट, है ना। तो क्या क्या करते हैं हम, पेंट करते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं, ये सारे हम उत्पाय करते हैं, लेकिन उस क्रिया को संक्षारण कहते हैं ना। मतलब लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया क्या है, संक्षारण। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगातार रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है ना, वो क्या है, वियोजन अभिक्रिया है ना। वहां पे क्या है, टूटता है मतलब वियोजित होता है एक तरीके से, तो वो वियोजन अभिक्रिया है। नेक्स्ट भाई आपका रहेगा, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने की प्रक्रिया, संक्षारण, है ना। यही क्वेश्चन है ना, ये अलग है थोड़ा, ये अलग है, लेकिन एक ही उत्तर है दोनों का, बिल्कुल से याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल आने वाला है ना आपकी परीक्षा में। देखिए यहाँ हमारी भाई सही जोड़ियाँ आ जाती हैं। सही जोड़ियों में पहला है जंग लगना, है ना। जंग लगना ये संक्षारण है ना। जंग लगना है किसी संक्षारण से मिला सकते हैं, या फिर सामने मिला दीजिए या फिर नीचे मिला दीजिए, है ना। दो संक्षारण है आपके सामने। पेट्रोल का बाष्पीकरण ये कौन सा परिवर्तन है, ये है आपका भौतिक परिवर्तन। एलपीजी का दहन ये क्या है आपका, रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना बिल्कुल सामने ही मिला सकते हैं ना, इनके तो बन रहे हैं, है ना। आगे भाई आपकी और सारी सही जोड़ियां दी गई हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहेंगे सामने, आपके उत्तर भी दिए गए हैं। देखिए ये पीडीएफ आपको सारा का सारा कैसे मिलेगा मैं आपको बताऊंगा, तो बने रहिएगा। सारा ही वीडियो देखना है, पूरे क्वेश्चंस कवर करने हैं। अभी बहुत सारे चैप्टर हैं यार, सारा कुछ कवर करके जाना है, टॉप करना है, टॉप। पहला क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा के द्वारा अपघटन, तो ये क्या है, ऊष्मा के द्वारा अपघटन, तो ऊष्मीय अपघटन। देखिए उसी में बात उसकी की जा रही है, ऊष्मा का अपघटन, ऊष्मीय अपघटन। प्रकाश के द्वारा अपघटन, प्रकाशीय अपघटन, है ना। तो बिल्कुल आपको आराम से पढ़ना है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से पढ़ना है क्वेश्चन को, तो आंसर आपको उसी में मिल जाता है। विद्युत के द्वारा अपघटन, तो ये क्या है, विद्युत अपघटन, है ना। ऊष्मा का अवशोषण, अभी मैंने बताया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा का उत्पन्न मतलब उत्सर्जन होना, ऊष्मा का निकलना, तो ये क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो बिल्कुल यहाँ पे इतने इजी दिए गए हैं, बिल्कुल इन्हें कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ से हमारे सत्य असत्य स्टार्ट होंगे। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो ये आपका असत्य रहेगा, है ना, क्योंकि ये ऊष्मा शोषी नहीं है ना। नेक्स्ट भाई आपका क्वेश्चन रहेगा आपका, पदार्थ ऑक्सीकृत या अपचयित हो जाते हैं, वे ऑक्सीकारक कहलाते हैं, तो ये असत्य रहेगा, है ना। जहाँ पे पदार्थ जो है ऑक्सीकृत कही जा रही है, ऑक्सीकारक कहलाते हैं, ये आपका असत्य रहेगा। नेक्स्ट रहेगा भाई आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, तो बिल्कुल सत्य है। इसका लॉन्ग क्वेश्चन आपका बिल्कुल आपके बोर्ड में आने वाला है, आपके अर्धवार्षिक में आना ही वाला है, छपा मिलेगा आपको, है ना। 2 नंबर में कह लो, 3 नंबर में कह लो, 2 नंबर में ही कह लो, है ना, कि श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, समझाइए, है ना। क्यों है, क्योंकि देखिए जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ना, तो हम ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, और वहाँ पे हमारे भोज्य पदार्थों का जो विघटन होता है ना, भोज्य पदार्थ जब विघटित होते हैं वो ऑक्सीजन की मदद से ही होते हैं, है ना। वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं इस तरीके से, है ना। और जब वो टूटते हैं तो उनसे हमें ना ऊर्जा मिलती है, तो ऊर्जा मिलती है मतलब ऊर्जा निकल रही है, ऊष्मा क्षेपी वाली क्रिया हो रही है भाई, है ना। ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा हमें मिल रही है, तो वही तो है श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कह सकते हैं, आसानी से कह सकते हैं। नेक्स्ट है भाई आपका, लोहे में जंग लगना भौतिक क्रिया है ना, तो ये आपका असत्य रहेगा। इन्हें हम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आपका आ जाता है भाई एक शब्द या वाक्य में उत्तर। देखिए पूरे चैप्टर के सारे चैप्टर्स के हम इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे, तो बने रहेगा। 2x में वीडियो को सेट कर लो और पूरा वीडियो देखना है भाई, है ना। दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन है आपका, पेट्रोल का वाष्पीकरण कौन सा परिवर्तन है, तो एक भौतिक परिवर्तन है, बिल्कुल याद रखना है, इससे क्वेश्चन आने ही वाला है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई आपका, किसी लोहे की छड़ को रक्त तप्त करना कौन सा परिवर्तन है ना। मतलब रक्त के जैसा ताप कर देना, उसको मतलब इतनी गर्म कर देना कि रक्त के जैसी दिखने लगी, है ना। ये एक भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है, उस गैस का क्या नाम है जो पॉप ध्वनि से जलती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में सही जोड़ी में इसका क्वेश्चन बना हुआ है कई बार, है ना। तो क्या है, हाइड्रोजन, है ना। हाइड्रोजन गैस जो है पॉप ध्वनि से जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही रहेगा हमारा, H2 का योग तथा O2 का ह्रास क्या कहलाता, तो ये क्या है, अपचयन। अपचयन उपचयन दोनों को पढ़ लेना। नेक्स्ट है भाई आपका, एलपीजी का दहन कौन सा परिवर्तन है, तो एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है भाई हमारा, ठोस अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन कौन सा परिवर्तन है, तो एक भौतिक परिवर्तन है। इससे क्वेश्चन 100% है कि आने वाला है, इसलिए मैंने दिए हैं ना। यहाँ से हमारा 2nd नंबर का अध्याय जो आपका है, अम्ल क्षारक एवं लवण, है ना। इससे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं भाई, है ना, सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो एसिटिक एसिड, है ना। सिरके में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक एसिड, बिल्कुल से याद रखिएगा, है ना। और फॉर्मिक एसिड किसमें होता है, लैक्टिक किसमें होता है, दही में होता है ये, है ना। फॉर्मिक होता है चींटी की डंक में, है ना। और वो एक और होता है, वो भी याद रखिएगा। देखिए पाचन के समय आमाशय, है ना, आमाशय के पाचक रसों का पीएच मान कितना होता है लगभग, है ना, तो 7 से
कम होता है, मतलब अम्लीय माध्यम होता है ना हमारे आमाशय में, आप सभी को पता होगा। और आप सभी को पता होगा जब पीएच स्केल होता है तो यहाँ पे 0 से 7 तक और 7 से 14 तक, है ना, आपने पढ़ा होगा। तो 7 से अगर नीचे है तो उसमें अम्लीय माध्यम, वो आपको पता है कि आमाशय में अम्ल का माध्यम रहता है, तो भाई 7 से तो कम ही ना होगा, तो 7 से कम, है ना। तो 7 से ज़्यादा जहाँ पे होगा तो वो क्षारीय माध्यम होगा, और 7 होगा तो क्या होगा, उदासीन होगा, है ना। और जल का पीएच मान कितना है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो भाई, जल का पीएच मान। निम्न में कौन प्रकृति के अम्लीय हैं, है ना, प्रकृति से अम्लीय है, मतलब प्रकृति से ही उसे अम्ल के रूप में देखा गया है, मतलब, है ना। तो मानव रक्त तो नहीं है, ये तो अम्लीय नहीं है ना। चूने का पानी भी नहीं है, प्रति अम्ल भी नहीं है। लाइम जूस यहाँ पे जो है वो अम्लीय है, प्राकृतिक रूप से अम्लीय है कहा जाए तो। नेक्स्ट भाई आपका है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। इतनी बार रिपीट हुआ है ना, लगभग मैं कह लूँ कि हर साल ये आ रहा है क्वेश्चन। एंटासिड इसका नाम है। जब मैं था ना क्लास 10th में, तो मैंने भी ये क्वेश्चन बोर्ड में बिल्कुल सही किया था। एंटासिड, है ना, आपकी जो अपच का उपचार करने की जो औषधि है ना, एंटासिड, बिल्कुल से याद रखिएगा एंटासिड। इसे अच्छी तरीके से रट लो अभी से, है ना, अगर याद नहीं हो रहा है तो रट लो। नेक्स्ट आपका रहेगा, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। देखिए, अम्ल कड़वे तो नहीं होती हैं, तो ये तो हमारा यहीं पे क्रॉस हो गया। खट्टा स्वाद नीले लिटमस को लाल कर रहे हैं, है ना। अगला है, खट्टा स्वाद लाल को नीला कर रहे हैं, कड़वा स्वाद और नीले को लाल कर रहे हैं। ये दोनों तो क्रॉस हो गई। अब इन दोनों में संशय बना हुआ है कि इन दोनों में से कौन हो गए। तो अम्ल क्या करते हैं, लाल को नीला करती हैं, नीले को लाल करती हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पे नीले को लाल करते हैं। अम्ल क्या करते हैं, अम्ल करते हैं नीले को लाल। ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 12 नंबर का ऑप्शन। खट्टा स्वाद अम्ल का होता है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, याद रखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, पीएच स्केल की पराशय, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया 0 से लेकर के 14 तक होती है ना, बीच में 7 आएगा तो वो उदासीन, यहाँ पे उदासीन माध्यम रहेगा, यहाँ पे क्षारीय माध्यम रहेगा, यहाँ पे रहेगा आपका अम्लीय माध्यम, है ना। यहाँ पे नहीं, मतलब 7 से नीचे, है ना, 7 से ऊपर क्षारीय, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा भाई, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये मेथेनोइक एसिड जो होता है ना, वो चींटी के डंक में पाया जाता है। जब हमें देखिए चींटी काटती है ना, तो हमें झंझनाहट सी महसूस होती है। वो क्या है, इसी अम्ल का काम है। वो मेथेनोइक अम्ल हमारे शरीर में थोड़ा सा छूट जाता है, तो बस उसी से हमें पूरी झंझनाहट सी महसूस होती है। ये रहेगा आपका मेथेनोइक एसिड। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन हमारा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। बेकिंग सोडा, भाई बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। और ब्रंजक चूर्ण का सूत्र याद रख लेना, है ना। नीले थोथे का सूत्र याद रख लेना, धावन सोडे का, बेकिंग सोडे का, इनके सूत्र सभी के याद करने हैं। नेक्स्ट भाई हमारे रिक्त स्थान आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन में, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो 5.6 से कम, है ना, यानी कि अम्लीय वर्षा की बात की जा रही तो कम ही ना होगा, इससे तो, है ना, अम्लीय माध्यम में ही रहेगा। नींबू के रस का पीएच मान तो 7 से कम होता है, मतलब अम्लीय माध्यम में। नींबू खट्टा खट्टा होता है ना, तो नींबू के रस का पीएच मान क्या है, 7 से कम ही रहेगा, नीचे नीचे, है ना। नेक्स्ट भाई आपका दूध, खट्टे दूध दही में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है, तो लैक्टिक, है ना, लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है, याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन सा जो है वो बैक्टीरिया पाया जाता है दही में, जल्दी से बता दो भाई, जिससे भी पता है कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखते जाना है, दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, साकीय पौधे नेटल के डंक में खालिस्तान अम्ल उपस्थित होता है ना। नेटल के डंक की बात की जा रही है। बेसिक सी बात है कि जो चींटी के डंक में मेथेनोइक होता है, नेटल के डंक में भी वही कह सकते हैं, मेथेनोइक एसिड। यहाँ पे आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका रहेगा क्वेश्चन, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, क्षार कहते हैं, याद रखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान। तो शुद्ध जल का पीएच मान जो है 7 होता है, और इसकी प्रकृति क्या होती है, उदासीन होती है ना, उदासीन होती है, बिल्कुल से इसे याद रखो, है ना। जल की प्रकृति क्या होती है, उदासीन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, कठोर जल को मृदु करने के लिए खालिस्तान यौगिक का उपयोग होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग होता है, सोडियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट रहेगा हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका CaCl2, है ना, का प्रचलित नाम क्या है। तो ब्रंजक चूर्ण, अभी मैंने बोला ना, है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्रंजक चूर्ण, बिल्कुल याद रखो। ये कई बार ऑब्जेक्ट में सही जोड़ी में बनाया ज्यादातर, है ना। नेक्स्ट है आपका सत्यासत। सत्यासत में पहला क्वेश्चन है, NH3 एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध है ना। ये आपका असत्य रहेगा। NH3 क्या है, NH3 अमोनिया है, अम्ल नहीं है ना, अमोनिया का फॉर्मूला है अमोनिया, बिल्कुल याद रखिएगा, अमोनिया NH3। अगला है आपका मेथिल ऑरेंज एवं, है ना, ये आपका क्या है, असत्य है। यहाँ से याद रखिएगा, मैंने जो रेड कर रखे हैं ना, ये बिल्कुल रॉन्ग है, जो ग्रीन है वो बिल्कुल आपके राइट है ना। तो बिल्कुल से इस तरीके से याद रखिएगा। मेथिल ऑरेंज एवं फिनोफ्थेलिन संश्लेषित कर अम्ल क्षार सूचक होते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है। अगला है CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, ये आपका असत्य रहेगा। नेक्स्ट है बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है, तो ये आपका सत्य है। अगला आपका नीचे दिया गया भाई, लिटमस एक
प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। तो बिल्कुल सत्य बात है ना। अम्ल क्षार सूचक क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इससे पता चलता है भाई कि कौन अम्ल है कौन क्षार है, मतलब इस पर जब अम्ल को डाला जाता है तो पता चलता है ना। ये क्या है, बिल्कुल सही रहेगा। अगला है आपका अम्लीय वर्षा का pH 5 होता है, तो नहीं, बिल्कुल फिक्स नहीं रहता ना भाई, है ना, कम होता है, तो आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे सत्य असत्य के बाद आ जाती है हमारी एक शब्द या वाक्य में उत्तर। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया हो ना, तो लाइक कर दो यार, क्योंकि ये वीडियो बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है ना। तो बिल्कुल से लाइक कर दो, आप एक लाइक तो कर ही सकते हो, शेयर जरूर से कर देना। आपका क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो बिल्कुल लिखा के रख लो यार। 2025 बोर्ड में, 2025 बोर्ड में ना आने वाला है, और आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी ये छपा मिलेगा आपको, है ना। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? देखिए, अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन आपस में जब क्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। देखिए सीधी सी भाषा में बताता हूं मैं, जब अम्ल और क्षार, देखिए एक अम्ल हो गया और एक क्षार हो गया, जब ये दोनों अभिक्रिया करेंगे ना, दोनों अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे और जल बनाएंगे। तो यही अभिक्रिया क्या है? यही अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो बिल्कुल से याद कर लो, जब अम्ल और क्षार जो है अभिक्रिया करते हैं तो वो क्या है? लवण और जल का निर्माण करते हैं, यही उदासीनीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। तो CaOCl2 है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, ब्रंजक चूर्ण, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, लिटमस पेपर से अम्ल की पहचान कैसे होती है? तो अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। नीले को लाल कौन कर रहा है? अम्ल। और क्षार क्या कर रहा है? लाल को नीला कर रहा है। इसी तरीके से जो है लिटमस एक सूचक की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट रहेगा भाई हमारा अम्लीय वर्षा का pH मान, अभी हमने पढ़ा। अगला क्वेश्चन हमारा, जलीय विलयन के क्षारक कौन से आयन देते हैं? तो OH माइनस आयन देते हैं ना, हाइड्रोक्सिल आयन एक तरीके से कहें तो, है ना। हाइड्रोजन आयन कौन देते हैं? तो वो अम्ल देते हैं। CaOCl2 का प्रचलित नाम ब्रंजक चूर्ण, बिल्कुल याद रखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। नेक्स्ट हमारा रहेगा, धावन सोडा का एक उपयोग लिखिए। तो कांच व साबुन उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है, कौन से? धावन सोडे का। नेक्स्ट हमारा, बेकिंग सोडे का उपयोग लिखिए। तो बेकरी उद्योग तथा त्वचा साफ करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से हमारे इतने क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। इसके बाद भाई नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ जाता है अध्याय नंबर 3, जो कि आपका धातु एवं अधातु है। तो अभी तक यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो प्लीज लाइक कर दो यार, और कमेंट एक अच्छा प्यारा सा कमेंट कर दो, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? तो विद्युत संचालन, ध्वनिक प्रकृति, चमकहीनता। हीनता कहा गया है ना, चमक तो होती है धातुओं में, यहाँ पर क्या है? प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो चमकहीनता मतलब यार धातुएं कब से बिना चमकीली होने लगी, है ना। धातुएं तो चमकीली होती हैं, तो चमकहीनता यहाँ पे आपका आंसर, आप सभी को पता होगा इतना तो, है ना। नेक्स्ट है भाई हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है? भाई एक अधातु भी ऐसी है जो चमकती है एकदम टाटा टाटा, है ना। ये आपका क्या है? सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन। तो आयोडीन जो है ना एकदम चमकीली धातु है। नमक क्यों चमकता है भाई, है ना? क्योंकि नमक में आयोडीन होता है। इसी तरीके से याद रखना है ना। नमक आपको देखा हो आपने, चमक चमक सी दिखाई देती है थोड़ी थोड़ी, है ना, बढ़िया एकदम ब्राइटनेस सी दिखती है उसमें। तो क्या है? आयोडीन होता है उसमें नमक में, इसलिए वो थोड़ा ब्राइट ब्राइट दिखता है ना। तो याद रखेंगे, आयोडीन जो है एक ऐसी अधातु है एकमात्र जो चमकती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु की बात की जा रही है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो कौन सी है? सोडियम होगी, एल्यूमिनियम होगी, कैल्शियम, कॉपर। तो एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम बिल्कुल याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है? तो कौन सी अधातु द्रव होती है? द्रव अवस्था में एक अधातु पाई जाती है, और धातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? जल्दी से बता दो, है ना। यहाँ पे अधातु की बात की जा रही है, लेकिन धातु कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में बता दो भाई, धातु द्रव अवस्था में, है ना। ये ब्रोमीन जो है ना, एक अधातु है, फिर भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक धातु भी ऐसी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है ना। जल्दी से बता दो भाई। नेक्स्ट है हमारा, जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो खालिस्तान गैस उत्सर्जित होती है। देखिए, जब जल धातु के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नीचे आ जाते हैं सत्य असत्य के रूप में। पहला क्वेश्चन दिया गया है, सोडियम अति अभिक्रियाशील धातु। आप सभी को पता होगा जब हम सोडियम को खुले में छोड़ देते हैं ना, है ना, इससे क्वेश्चन भी बनेगा कि मिट्टी के तेल में डुबो करके क्यों रखा जाता है, केरोसिन में डुबो करके सोडियम को क्यों रखा जाता है। वो क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे भाई, सब्सक्राइब तो कर लो, सब कुछ होगा, है ना। देखिए, सोडियम अति अभिक्रियाशील धातु, बिल्कुल सत्य बात है। नेक्स्ट हमारा, दो धातुओं के समांग मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, तो ये आपका असत्य रहेगा। नेक्स्ट है आपका भाई, धातुओं के ऑक्साइड प्राय क्षारकीय प्रकृति की होती हैं, ये आपका सत्य रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला होता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। अधातुओं के ऑक्साइड प्राय अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अधातुओं के ऑक्साइड, है ना, तो ये आपका सही रहेगा। अधातुओं के ऑक्साइड जो है अम्लीय प्रकृति की होती हैं। देखिए, सत्य असत्य का आप पहचान ही सकते हैं, मैंने अभी बताया था किस तरीके से। नेक्स्ट भाई हमारे एक शब्द या वाक्य में उत्तर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कमरे के तापमान पर द्रव या तरल अवस्था में पाई जाती है। देखिए, ये धातु है ना, धातु है ये। मैं इसी की पूछ रहा था कि जल्दी से बता दो कि कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। वो है पारा, जिसे Hg से प्रदर्शित करते हैं, पारा यानी कि मरकरी। बिल्कुल से याद रखना, मैंने सारे नाम लिख दिए हैं ताकि आपको याद रहे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है भैया हमारा,
किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं? छोड़कर, है ना, किसे छोड़कर? तो भाई इसे छोड़कर, है ना, किसे? पारा को छोड़कर, क्योंकि पारा जो है वो एकदम द्रव धातु है, कमरे के तापमान पर भी ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है अमलगम का एक उदाहरण लिखिए। तो पारा व चांदी का मिश्रण है क्या? अमलगम, बिल्कुल याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा रहेगा आयनिक यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च क्यों होता है? तो क्यों उच्च होता है? तो अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण, है ना। नेक्स्ट हमारा रहेगा भाई दो धातुओं के नाम लिखिए जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती हैं। इसका आंसर क्या रहेगा आपका? सोडियम और पोटेशियम। ये बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है, मतलब अति अभिक्रियाशील धातु है, बहुत ज़्यादा ये तेजी से अभिक्रिया करती हैं, मतलब ठंडे क्या कैसा भी जल दे दो, है ना, अभिक्रिया करेंगे। नेक्स्ट रहेगा आपका एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एवं सांद्र नाइट्रिक एसिड का मिश्रण किस अनुपात का होता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया ये, पिछली बार शायद आपका पूछा गया है। 3:1 के अनुपात में इनका होता है, कौन सा, है ना, एक्वारेजिया विलयन में ये दोनों अम्ल होते हैं, कौन कौन से? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ये इनका अनुपात क्या होता है? 3:1, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हमारा आ जाता है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु। देखिए एकदम घटते क्रम में मैंने लिख दिए हैं, सबसे बिल्कुल टॉप पे है पोटेशियम, मेरे पास आओ तो मैं जला दूंगा, है ना। ये उसके बाद आ जाती है सोडियम, फिर आ जाती है कैल्शियम, फिर आ जाती है आपकी मैग्नीशियम, फिर आ जाती है एल्यूमिनियम, है ना। तो ये सारी धातु है ना, मैंने घटते क्रम में एक तरीके से लिख दी है ना, अवरोही क्रम में, है ना। सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील ये धातु है ना, सबसे अधिक पूछा जाए और आपको ऑप्शन में दिए गए हैं ये सारे ना हो, ये हो तो आपको यही लगाना है, और ये भी ना हो और ये हो तो ये आपको यही लगाना है ना। इस तरीके से बिल्कुल याद रखो इसे, है ना। सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम है, सोडियम है, ये सारी अभिक्रियाशील धातुएं ही हैं, लेकिन सबसे अधिक पोटेशियम है ना। देखिए नेक्स्ट हमारा रहेगा सबसे कम अति अभिक्रियाशील धातु, तो सोना, गोल्ड, भाई ये बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु है, सबसे कम कह लो, है ना। सोनोरस का उदाहरण लिखिए। तो सोनोरस का उदाहरण मंदिर के घंटों एवं स्कूल की घंटी का धातु जो है सोनोरस का उदाहरण है ना, तभी वो इतना गूंजता है ना। देखिए 4 नंबर के चैप्टर से आपके ऑब्जेक्टिव आने नहीं है, इसलिए मैंने उसके नहीं दिए हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा अध्याय नंबर 5 जो कि है जैव प्रक्रम। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है बसा को बसीय अम्ल में परिवर्तित करता है, तो कौन? लाइपेज करता है, लाइपेज एंजाइम होता है एक, तो बसा को बसीय एसिड में जो है परिवर्तित करता है। नेक्स्ट हमारा श्वसन है। श्वसन क्या है? अपचयन है, उपचयन है, परिसंचरण है, उत्सर्जन है। तो श्वसन क्या है? एक अपचयन है ना, अपचयन है श्वसन, याद रखेंगे भाई। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा यदि लार में एमाइलेज का अभाव हो जाए तो मुख्य गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा? स्टार्च का शुगर में विघटन, याद रखेंगे भाई, स्टार्च का शुगर में विघटन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है आमाशय का आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न में किसके द्वारा होती है? तो म्यूकस द्वारा होती है, याद रखिएगा, म्यूकस के द्वारा ये रक्षा होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से प्रत्यरस प्राप्त करता है? तो क्षुद्रांत, है ना। क्षुद्रांत बोले तो छोटी आंत, है ना, छोटी आंत जो होती है वो यहाँ पे हमारा यकृत से पित्तरस का श्रावण करता है ना। और आपको यहाँ से एक बात पता चल गई कि यकृत से क्या होता है? पित्तरस का श्रावण होता है, बिल्कुल से याद रखिएगा, है ना। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो क्षुद्रांत में, यानी कि छोटी आंत में होता है ना। तो मुख्य गुहा में तो होने को रहा, है ना, आमाशय में तो होने को रहा, है ना, बृहदांत्र नहीं, इन्हीं दोनों में अटकते हैं बच्चे। तो क्या है? क्षुद्रांत, छोटी आंत में पाचन पूर्णता हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका चावल के पानी में कुछ बूंदें आयोडीन विलयन की डाली जाए तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है, इससे प्रदर्शित होता है कि चावल के पानी में उपस्थित है क्या? तो स्टार्च होता है ना। तो स्टार्च चावल के पानी में उपस्थित होता है, याद रखिएगा, स्टार्च। नेक्स्ट भाई प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, ऑक्सीजन, पानी, क्या नहीं है? तो ऑक्सीजन इसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जरूर चाहिए। सनलाइट तो चाहिए, है ना, जल भी चाहिए, है ना, ये सारा कुछ चाहिए, है ना। ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, अगर नहीं भी है तो ये हो जाएगी, है ना, क्योंकि पौधे क्या लेते हैं? पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसी की अभिक्रिया में वो क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं। पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्र होते हैं, तो स्टोमेटा, कुपिकाएं, नेफ्रॉन, रम छिद्र, तो उन्हें भाई क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं ना, स्टोमेटा, बिल्कुल याद रखिएगा इसे, स्टोमेटा उन्हें कहते हैं। कौन से जो छिद्र पाए जाते हैं छोटे छोटे, बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आ जाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? तो पत्ती में होती है, पत्ती पर ही छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं ना, पत्ती पर। ये क्या रहेगा आपका? प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है? पत्ती पर होता है, पत्ती पर, है ना, याद रखना है। अगले हमारे आ जाते हैं रिक्त स्थान। पहला क्वेश्चन है पादपों में जल का संवहन। देखिए इससे क्वेश्चन आने वाला है, इन दोनों से क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड में, बिल्कुल सही लिख करके रख लो कि इनमें से क्वेश्चन आपका 2025 में आपको देखने को मिलेगा। पादपों में जल का संवहन तो वो जाइलम द्वारा होता है। पादपों में भोजन का संग्रह तो फ्लोएम द्वारा। देखिए इसे याद कैसे रखना है? जाइलम, देखिए आपने पढ़ा जाइलम, जाइलम द्वारा क्या हो रहा है? जल का संवहन। और ये क्या है? फ्लोएम, है ना, आपने पढ़ा फ्लोएम, तो फ्लोएम से क्या हो रहा है?
भाई फूड का संवहन हो रहा है ना, फूड इस तरीके से लिख दिया मैंने, है ना। तो फा से क्या बन रहा है, फूड, है ना। फा से फा मतलब फ्लोएम से फूड मतलब भोजन हो रहा है ना। फूड मतलब क्या होता है, भोजन होता है। जा से जल मतलब जाइलम। तो इस तरीके से दोनों को याद रखो, ये दोनों के नाम से आगे अगले अक्षर से इनको याद रखने की एक तरीके से ट्रिक मान सकते हो, और इसे याद रखना है ना। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका खालिस्तान की भित्ति मोटी, है ना, भित्ति लिखा है, भित्ति मोटी और लचीली होती है। तो धमनियों की भित्ति जो है मोटी और लचीली होती है ना। खालिस्तान में कपाट पाए जाते हैं, धमनियों में कपाट पाई जाती है। धमनी स्राव में अंतर करना है भाई, है ना। इंस्टाग्राम पे जरूर से जुड़ जाइए, मैं आपको वहाँ पर क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से कंप्लीट करवा रहा हूँ, है ना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल से याद रखो भाई। माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर क्यों कहा जाता है, ये भी याद रखना है ना। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन वायवीय श्वसन कहलाता है ना। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन में होगा तो उसे ऑक्सीश्वसन ही ना कहेंगे, तो वायवीय। अवायवीय क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, है ना। नेक्स्ट है हमारा मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए खालिस्तान उत्तरदायी होता है। तो ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन, है ना, हीमोग्लोबिन HB याद रखिएगा भाई। सरीसृप जंतुओं में खालिस्तान कोष्ठीय हृदय होता है। तो सरीसृप जो जंतु उनमें 3 कोष्ठीय हृदय पाया जाता है ना। नेक्स्ट हमारा जलीय श्वसन के लिए खालिस्तान ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो जीव जो है ना, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज करते हैं ना। जलीय जीव श्वसन के लिए, है ना, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज करते हैं ना। नेक्स्ट हमारा मनुष्य शरीर में खालिस्तान गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराती है। तो कूपिका याद रखें, मनुष्य शरीर में कुपिकाएं जो होती हैं गैसों के विनिमय होती है एक सतह, है ना। हमारे ये जो फेफड़े होते हैं ना, उनमें कुपिकाएं पाई जाती हैं, बहुत छोटी छोटी छोटी, है ना, लाखों की संख्या में पाई जाती हैं। वो क्या होती हैं, उन्हीं में गैस जाती है, उनका विनिमय वहाँ से आता जाता रहता है, होता रहता है ना। तो वही होती हैं जो गैस को एक तरीके से एक स्पेस प्रदान करती हैं। नेक्स्ट हमारा अग्न्याशय ग्रंथि द्वारा इंसुलिन का स्रावन होता है। तो बिल्कुल सत्य है, इंसुलिन का स्रावन थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है भाई, यहीं पर पढ़ लिया तो यहाँ पे इसको लात मारते हैं। नेक्स्ट हमारा पित्तरस का स्रावन पित्ताशय से होता है, सत्य रहेगा। बायां अलिंद ऑक्सीजनित रक्त को दाएं निलय में प्रेषित करता है, असत्य रहेगा। नेक्स्ट हमारा भाई, नेक्स्ट रहेगा नीचे हमारा दायां अलिंद ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से आने पर ग्रहण करता है। तो ये आपका सत्य रहेगा, है ना। मतलब ये दाएं निलय में प्रेषित नहीं करता है, तो दायां अलिंद क्या करता है, ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में आने पर ग्रहण करता है। बायां अलिंद शरीर के विभिन्न भागों से आए ऑक्सीजनित रक्त को ग्रहण करता है, आपका सत्य रहेगा। नेक्स्ट है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, बिल्कुल याद रखना है। बायां निलय ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में प्रेषित करता है, सत्य रहेगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में गोल्जी काय में पूर्ण होती है, तो ये आपका असत्य भाई रहेगा। नेक्स्ट हमारा भाई एटीपी का पूर्ण नाम, एटीपी का पूर्ण नाम ओमिनोसिन डाइफॉस्फेट है, नहीं गलत रहेगा, है ना। क्या है एटीपी का पूर्ण नाम, जल्दी से लिख दो भाई, ये नहीं है, है ना, ये नहीं है एटीपी का। जल्दी से आप लोग बताएंगे कमेंट में, मैं नहीं बताऊंगा अभी, आप कमेंट में बताइए, जल्दी से बता दो भाई, है ना। देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन है, पहला है जाइलम। अभी मैंने बताया कि जल परिवहन में सहायक है जाइलम। मछलियों का हृदय जो है तो 2 कोष्ठी होता है। वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन उत्सर्जन कहलाता है, मतलब मल त्याग एक तरीके से, है ना, किसी भी पदार्थ को बाहर निकालना एक तरीके से, उत्सर्जन अभिक्रिया के अकॉर्डिंग आता है। ये रहेगा आपका नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, वो यूरिया होता है, यूरिक एसिड हो गया, है ना, विषाक्त अमोनिया हो गया NH3, है ना। ये क्या होते हैं, ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है, यकृत में होता है। वृक्क की इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। तो बिल्कुल से इन्हें याद रखो, मैंने सामने ही लिख दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे, बिल्कुल याद रख लो भाई, है ना। आगे हमारे एक शब्द या वाक्य में उत्तर आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन किसके रूप में अवशोषित होता है। तो प्रोटीन अमीनो एसिड्स के रूप में अवशोषित होता है। देखिए प्रोटीन बेसिकली कहें तो इनसे मिलकर बना होता है, इन्हीं के रूप में वो अवशोषित होता है। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अभी मैंने बताया, बिल्कुल से याद रख लो ना, पावर हाउस है ये, है ना, पावर हाउस। नेक्स्ट हमारा कोशिका जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, जैव प्रक्रम, ये भी कई बार आया है। वे प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम कहलाता है ना। नेक्स्ट हमारा ज्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं, तो नाइट्रेटस और अमोनिया के रूप में करते हैं, है ना। पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा है, तो एमाइलेज एंजाइम है। शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ पे होता है, बड़ी आंत में होता है। जीव धातु में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखे, तो ATP, अभी हमने पढ़ा भाई। ATP का पूरा नाम अभी तक नहीं आया है कमेंट में, है ना, जल्दी से लिख दो यार, क्यों शर्माते हो कमेंट करने से। ATP का पूरा नाम जल्दी से लिखो, क्योंकि याद होगा इससे। वर्णक का नाम लिखें जो प्रकाश को आयोजित अवशोषित करता है एक तरीके से ना, सॉरी, क्लोरोफिल। और क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, जब मैं 10th क्लास में था ना, क्वेश्चन आया था कि पौधों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम खालिस्तान है, तो इसका आंसर क्या है, क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोफिल जो वर्णक है जो पौधों में पाया जाता है, बिल्कुल से याद रखो, ये क्वेश्चन बनेगा, है ना। पायरुविक एसिड का कोशिका में विखंडन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में, बिल्कुल से याद रखो, है ना, क्योंकि वहाँ पे ऊर्जा बनती है, वहीं पे टूटता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में फेफड़ों में गैसीय विनिमय कहाँ होता है, तो कुपिकाओं में होता है।
कूपिकाओं में, है ना। कूपिकाएं ही स्पेस देती हैं किसके लिए, गैसीय विनिमय के लिए। मनुष्य में श्वसन वर्णक का नाम है, तो श्वसन वर्णक का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन, है ना। पौधों में कौन सा वर्णक है, क्लोरोफिल, और जो मनुष्य में है वो है HB, हीमोग्लोबिन, बिल्कुल से याद रखना है इसे। इसके बाद हमारे और क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन है मनुष्य में तरल संयोजी ऊतक किसे कहते हैं, रक्त को। रक्त क्या है, रक्त और लसिका में अंतर जब बात करते हैं तो हमें ये अंतर तो यही लगते हैं भाई कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। लसिका क्या है, लसिका मतलब रेड नहीं होता है, लसिका वाइट वाइट टाइप का होता है, थोड़ा रेड उसमें पन होता है। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो भाई मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। पौधों में भोजन का परिवहन, अभी मैंने बताया बिल्कुल फ्लोएम, बिल्कुल जिंदगी में भूलना मत ऐसे, है ना। फ्लोएम, पौधों में भोजन यानी कि फूड का परिवहन किसके द्वारा, फूड किसके द्वारा जा रहा है, फ्लोएम के द्वारा जा रहा है सर जी, फ्लोएम के द्वारा जा रहा है, बिल्कुल याद रखना ऐसे, है ना। नेक्स्ट हमारा रहेगा मानव उत्सर्जन तंत्र की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन, है ना। अभी हमने सही जोड़ी में से पढ़ा था, बिल्कुल याद रखो। ATP का पूरा नाम भाई आ ही गया, तुम लोग तो लिखोगे नहीं, है ना, तुम लोग नहीं लिखोगे कमेंट में, लेकिन यहाँ पे तो आ ही जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वहाँ पे डाइफॉस्फेट बता रहा था, है ना। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बिल्कुल से याद रखो इसे, ATP का पूरा नाम, बिल्कुल। बहुत आ जाते हैं अपने अध्याय नंबर 6 पर, जहाँ पर हमारा अध्याय नंबर 6 है नियंत्रण एवं समन्वय। इससे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स रहने वाले भाई। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतक है, तो जो तंत्रिका ऊतक और पेशी ऊतक क्या है, ये दोनों ही नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतक होते हैं, तो दोनों नहीं आपका, नहीं दोनों आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दिया गया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनता है, तो मस्तिष्क व मेरुरज्जु से मिलकर के जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो बनता है, याद रखिएगा भाई, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 तंत्रिका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को, है ना, रिक्त स्थान को क्या सिनेप्स कहा जाता है ना, सिनेप्स, बिल्कुल से याद रखेंगे इसे, है ना, कई बार बना है, अंतर्ग्रथन जिसे हिंदी में कहते हैं, बिल्कुल से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई हमारा आ जाता है निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन, है ना। इनमें से देख करके बताया है आपने, है ना। थायरोक्सिन हमारे में ही है ना, इंसुलिन भी है, एस्ट्रोजन भी है ना। साइटोकाइनिन क्या है, ये क्या है, पादप हार्मोन, है ना, पौधों में पाया जाता है ना। जिब्रेलिन हो गया पादप हार्मोन के अकॉर्डिंग, है ना। अगला आपका निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है ना। देखिए अब यहाँ पे आपको पादप हार्मोन्स के नाम पता चल जाते हैं। इंसुलिन जो है हमने यहाँ पे देखा, ये तो हमारे में ही है ना, इंसुलिन, है ना। ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये क्या है, पादप हार्मोन है, तो बिल्कुल से याद रखो इनके नाम। अगला है आपका भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है, तो अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है ना। जब भूख लगती है ना तो हमारे अग्र मस्तिष्क में हलचल मचती है ना, ये वही है। नेक्स्ट हमारा रक्त दाब, लार आना तथा बमन का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है, तो पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला में, है ना। मेडुला में जो है यहाँ पे रक्त दाब, लार का आना, बमन का केंद्र मस्तिष्क के इस मेडुला भाग में होता है। एक सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना जैसी क्रिया है मस्तिष्क के किस भाग से नियंत्रित होती है ना, तो अनुमस्तिष्क के। कौन सी, साइकिल चलाना हो गया, सीधी रेखा में चल रहे हैं मतलब, है ना, एक तरीके से, है ना। पेंसिल उठाना, चलाना, तो क्या है, ये अनुमस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती है। मस्तिष्क के मुख्य सोचने वाला पार्ट कौन सा है, तो अग्र मस्तिष्क, है ना। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला जो भाग है ना वो अग्र मस्तिष्क है, याद रखेंगे भाई। नेक्स्ट हमारा बन जाता है मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मेरुरज्जु इसका आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा मनुष्य के मस्तिष्क में प्रतिवर्ती चाप का निर्माण होता है, तो मेरुरज्जु में होता है ना। प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती क्रिया भी वहीं से संचालित होती है। एड्रीनलिन हार्मोन्स का स्रावण होता है, तो एड्रीनल ग्रंथि से, उसी में ही छुपा है इसका नाम, एड्रीनलिन, है ना। पेंक्रियास नहीं है, थायराइड नहीं है, पैराथायराइड नहीं है, नाम सभी के याद रखना चाहिए, है ना, इसलिए पढ़ के बता देता हूँ। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि, है ना। पीयूष ग्रंथि को क्या मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, बिल्कुल से याद रख लो इसे, है ना। नेक्स्ट हमारा पौधों में साइटोकाइनिन प्रेरित करता है, तो कोशिका विभाजन को, बिल्कुल से याद रखना है इसे, कोशिका विभाजन को साइटोकाइनिन प्रेरित करता है, और ये पौधों में यानी कि पादपों में पाया जाता है भाई, है ना। यहाँ से हमारे कुछ खाली स्थान स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कपाल तंत्रिकाओं और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर खालिस्तान तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या है, न्यूरॉन है। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र मेरुरज्जु है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा भाई हमारा मानव मस्तिष्क के में सोचने वाला भाग खालिस्तान होता है, तो कौन सा होता है, अग्र मस्तिष्क होता है ना, अग्र, है ना, यही पे हो गया। अगला हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव मुख्यतः खालिस्तान होता है, टेस्टिस। अगला है मटर के पौधे में तंतु की वृद्धि का कारण प्रकाश अनुवर्तन गति होती है। अगला क्वेश्चन है पकी हुई फलियां वृक्ष से अलग होकर खालिस्तान के कारण गिरती हैं, तो एब्सिसिक एसिड के कारण, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका खालिस्तान वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण हो सकता है, तो बोनापन, है ना। बोनापन जो है पौधों में हो गया या फिर किसी में इंसान, तो वृद्धि हार्मोन की जब कमी हो जाती है तो बोनापन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया, तो वो प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। 2 तंत्रिकाओं कोशिकाओं के बीच बताइए आपको, है ना, सिनेप्स।
यहाँ से हमारी भाई सही जोड़ियाँ आती हैं। सही जोड़ियों को हम देखेंगे इस प्रकार से। पहला क्वेश्चन आपका दिएगा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो इसकी जोड़ी यहाँ पे आपकी लास्ट में यहाँ पे यहाँ से मिलेगी, है ना। इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल इसको एक तरीके से एक बार पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए, है ना। आगे हमारे सत्य असत्य आ जाते हैं भाई। पहला आपका दिया गया है अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित नहीं करता, ये आपका असत्य रहेगा, है ना, क्योंकि करता है। आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, आपका सत्य रहेगा। नेक्स्ट है संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुंचाते हैं, तो नहीं। अगला है लार आना, उल्टी आना, रक्तचाप आदि अनिच्छिक क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क के मेड्यूला द्वारा, बिल्कुल सही अभी हमने पढ़ा, है ना। मोटर न्यूरॉन ग्राही अंगों से आवेग को मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं, आपका सत्य रहेगा। नेक्स्ट है मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क, नहीं, वो अग्र मस्तिष्क होता है, तो बिल्कुल सही होता है आपके, सत्य सत्य कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हमारी एक शब्द या वाक्य में उत्तर आ जाती है। पहला क्वेश्चन इसमें मास्टर ग्रंथि के नाम से किस अंतरस्रावी ग्रंथि को जाना जाता है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि, है ना। नेक्स्ट हमारा मनुष्य में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा भाग बनाते हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है, तो संवेदी तंत्रिका कोशिका, याद रखिएगा, है ना। सुनने देखने और सूंघने की केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है, तो मध्य मस्तिष्क में होता है। सुनने देखने सूंघने, है ना, इनका केंद्र कहाँ पे होता है, मध्य मस्तिष्क में। सोचने की क्षमता हमारी क्या होती है, अग्र मस्तिष्क में। अगला हमारा मनुष्य में आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नमक में ना आयोडीन की कमी पड़ जाए आपको, तो आपको घेंघा रोग हो जाएगा। इसका आंसर अगला रहेगा आपका क्वेश्चन, मनुष्य में बमन तथा रक्तदाब का केंद्र, अभी हमने पढ़ा मेड्यूलम, है ना। अगला क्वेश्चन आपका किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है, तो इंसुलिन की कमी हो जाती है ना। मधुमेह, मधु से मेह, मधु मतलब डायबिटीज होता है, इंसुलिन की कमी हो जाए तो। मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम बताइए, तो टेस्टोस्टेरोन, है ना। और आप महिला हार्मोन का नाम देख लीजिए, मादा हार्मोन का नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देंगे। इसका अगला क्वेश्चन आएगा आपका अग्न्याशय से किस हार्मोन का स्रावन होता है, तो इंसुलिन का। मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है, अनुमस्तिष्क, है ना। तो यहाँ पे हमारा 6 नंबर का चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे 7 नंबर का चैप्टर आता है, अध्याय नंबर 7 है जीव जनन कैसे करते हैं। चलिए इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन बना है, गर्भाशय, डिंब वाहिनी, अंडाशय, शुक्रवाहिका, है ना। तो शुक्रवाहिका जो है मादा जनन तंत्र का पार्ट नहीं है, ये क्या है, पुरुष जनन तंत्र का पार्ट है, बिल्कुल से इसे याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, तो मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, तो ईस्ट में, है ना। सही जोड़ी में कई बार होना है, एक तरफ ईस्ट लिखा होता है, एक तरफ मुकुलन लिखा होता है, तो हाइड्रा में मुकुलन होता है, ईस्ट में मुकुलन होता है। ये कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें एक जनन की एक विधि है एक तरीके से, है ना। तो एक अलैंगिक विधि होती है जनन की, है ना, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा पराग कोष में होती हैं, तो क्या होते हैं, बाह्यदल, अंडाशय, अंडप, परागकण। तो मेनली इसमें क्या है, पोलन ग्रैंस होते हैं, परागकण होते हैं, परागकोश में पाए जाते हैं, जो कि बहुत भरे हुए होते हैं, एक से दूसरे पुष्प पर करते हैं, तो ये और आगे अपनी प्रक्रिया बढ़ाते हैं एक तरीके से कहें तो, है ना। अगर उसी पुष्प पर गिर गए। अगला क्वेश्चन है आपका अंडप का शीर्ष भाग क्या कहलाता है, तो ये वर्तिकाग्र कहलाता है। शीर्ष भाग जो होता है ऊपर बना होता है इस तरीके से फूल के ऊपर, है ना। इस तरीके से आपने पुष्प की संरचना पढ़ी होगी, मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, उसमें आपको कंप्लीट करवा दूंगा। नेक्स्ट आपके जो आपके अलग क्वेश्चन होंगे, है ना, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, उनमें कंप्लीट करवा दूंगा वर्तिकाग्र, है ना। इस पर जब पोलन ग्रेन्स गिरते हैं ना, तो अन्य पुष्पों का हम लोग और पुष्पों का जो है जनन होता है वहाँ से एक तरीके से, है ना। नेक्स्ट हमारा रहेगा भाई मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो अंड वाहिनी में, है ना। मानव में, मादा की बात की जा रही है ना, अंड वाहिनी में होता है। इसके बाद आपका अगला रहेगा पुष्प के कितने भाग होते हैं, तो पुष्प में मेनली 4 पार्ट पाए जाते हैं, दल, बाह्यदल, है ना, पुंज, दल पुंज, है ना। इस तरीके से 4 पार्ट पाए जाते हैं भाई, है ना। अगला रहेगा आपका बीजांड निर्माण करता है, तो बीज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। इसको कंप्लीट कर लो अच्छी तरीके से, आ नंबर का ऑप्शन रहेगा आपका बीज का। नेक्स्ट हमारा प्लाज्मोडियम में जनन होता है, तो बहुखंडन द्वारा, है ना। प्लाज्मोडियम में जो जनन होता है वो बहुखंडन द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा रहेगा अमीबा में जनन किस विधि से होता है, तो द्विखंडन विधि द्वारा अमीबा में। देखिए प्लाज्मोडियम में क्या हो रहा है, बहुखंडन द्वारा, ये द्विखंडन द्वारा किस में हो रहा है, ये अमीबा में हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अमीबा क्या करता है, अमीबा देखिए इस तरीके से होता है एक अमीबा, है ना। तो बाद में जाकर के एक टूट जाता है ना, 2 भागों में टूट जाता है एक तरीके से, है ना, ऐसे ही, और इसके कई पार्ट होते चले जाते हैं। बीजाणु द्वारा प्रजनन क्रिया किया जाता है, तो किस में, राइजोपस में, राइजोपस में, याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से आवृतबीजी पौधों के जनन अंग का भाग नहीं है, मादा जनन अंग का भाग नहीं है, तो पुंकेसर। पुंकेसर क्या है, पुरुष अंग का भाग है। स्त्री केसर जो होता है उसमें स्त्री लिखाई दिख रहा है आपको, तो ये मादा का ही होगा, है ना। और वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया, ये क्या है, ये मादा जनन अंग पे पाई जाती हैं, जबकि पुंकेसर जो है वो मादा जनन अंग का भाग नहीं है, ये क्या है, ये पुरुष जनन अंग का भाग है। इसके बाद रिक्त स्थान हमारे आ जाते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं, तो यह प्रक्रिया जो है पर परागण। देखिए इन दोनों को समझने की आवश्यकता बस इतनी है। देखिए
जब कोई पुष्प होता है उसके परागकण होते हैं जो, अगर उसी पुष्प के पर गिरें तो वो क्या है, स्वपरागण है। और दूसरे पर पुष्प पर जाएं, है ना, तो वो क्या है, पर परागण है ना। तो देखिए यहाँ पे देखें, स्व मतलब उसी पर जा रहे हैं, मैं तो इसी पे रहूँगा, मैंने मैंने नहीं जाना कहीं, है ना, तो वो क्या है, स्वपरागण है। और जब वो चक्कर के मेरे को नहीं रहना है यहाँ पे, मेरे को अलग जाना है, तो स्थानांतरित हो जाते हैं दूसरे पुष्प पर, तो पर परागण है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा, भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है, अपरा जिसे कहते हैं हिंदी में। एक पुष्पक में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो एक पुष्प खालिसान कहलाते हैं, तो एक लिंगी पुष्प। अगला रहेगा, किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण खालिसान भाग से होता है तो मूलांकुर से, है ना। देखिए इन दोनों का याद रखना भाई, मूलांकुर प्रांकुर को दोनों को याद रखो, ये है ना। ये जड़ का निर्माण किससे हो रहा है, मूलांकुर से हो रहा है। तने का निर्माण किससे हो रहा है, प्रांकुर से हो रहा है। ऑब्जेक्टिव में कई बार इसका क्वेश्चन बना है, इसलिए मैंने दिया है, बिल्कुल अच्छे से लिख करके हाईलाइट करके रखा है इसे, है ना। बिल्कुल कर लेना दोनों को, जड़ का निर्माण मूलांकुर, तने का निर्माण प्रांकुर, है ना, दोनों को याद रखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ पे होता है, तो खालिस्तान में होता है, तो वृषण में होता है। अगला रहेगा आपका, मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण कहाँ पे होता है, तो अंडाशय में होता है ना, ये मादा में होता है और ये पुरुष में होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, गर्भधारण रोकने हेतु खालिस्तान का उपयोग किया जाता है, तो कॉपर टी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, हाइड्रा में जन्म खालिस्तान विधि द्वारा होता है, तो मुकुलन, अभी मैंने बताया ना, मुकुलन, ईस्ट में मुकुलन, हाइड्रा में मुकुलन। एक शब्द या वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, पहला पॉइंट के रूप में मैंने दे दिए हैं इनको, ये पॉइंट कंप्लीट करके रखना। मादा में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, वृषण का कार्य शुक्राणुओं को उत्पन्न करना होता है, सही है। सजीवों में अपने ही समान आकृति रूप के नए जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है, सत्य है ना। देखिए सत्य सत्य नहीं है, एक तरीके से एक पॉइंट है ये, है ना, बिंदु है कुछ, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें कह सकते हैं। लैंगिक प्रजनन से युग्मक का निर्माण होता है, ये आपका सही रहेगा, है ना। किसका निर्माण होता है, तो युग्मक का, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें, मादा मनुष्य में यौवनारंभ कब प्रारंभ होता है, तो 12 से लेकर के 14 वर्ष के बीच जो है प्रारंभ हो जाता है, मादा की बात की जा रही है ना, लड़कियों में। प्रजनन किसे कहते हैं, तो अपने समान संतति को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है ना। अगला रहेगा, अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण दो, तो ब्रायोफिल्म में कलिकायन, इसको हम बिल्कुल डायग्राम के साथ समझेंगे क्वेश्चंस में। नेक्स्ट रहेगा आपका, नर में वृषण की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, मादा में भी 2 ही होती है। नेक्स्ट रहेगा आपका, मादा में अंडाणु का निर्माण कहाँ पर होता है, तो अंडाशय में होता है, और नर में अंडाणु का शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, तो वृषण में होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट रहेगा हमारा, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का डीएनए का दोनों का पूरा नाम याद रखिए ना। आरएनए का राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का क्या होता है, डीएनए का हमने यहाँ पे देख लिया, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट रहेगा भाई हमारा, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा, मुकुलन द्वारा। गर्भ निरोधन की एक विधि का नाम बताइए, तो वैसेक्टोमी, है ना। ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किस विधि से होता है, तो मुकुलन द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा। नेक्स्ट रहेगा हमारा, कोई एक बीजपत्री पौधे का नाम लिखिए, तो गेहूं है एक बीजपत्री पौधा है ना। इसके बाद हमारा अध्याय नंबर 8 आ जाता है, आनुवांशिकता जिसे कहते हैं भाई। आनुवांशिकता पहला क्वेश्चन है आपका, आनुवांशिकता जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है ना, मेंडल याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में कौन सा रोग आनुवांशिक है, तो डायबिटीज जो है आनुवांशिक रोग है ना। मलेरिया हो गया, कोलेरा, टाइफाइड, ये आनुवांशिक रोग नहीं है एक तरीके से। अगर ये डायबिटीज ऐसा है कि अगर आपके आपके घर में किसी को है, मतलब आपके पापा को है, आपकी मम्मी को है, तो उनकी बेटी को चांसेस हैं कि हो जाएगा, है ना, डायबिटीज, है ना, तो ये एक आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट है भाई आपका, मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े पाए जाते हैं, मतलब जोड़े, है ना, जोड़े 23 पेयर पाए जाते हैं, मतलब कितने, 46 गुणसूत्र कुल पाए जाते हैं टोटल, है ना, 23 जोड़े पाए जाते हैं, है ना। अगले में क्वेश्चन में दिया गया है, मेंडल ने प्रयोग होते किस पौधे का चयन किया, तो मटर के पौधे का। मटर के ही पौधे का चयन क्यों किया भाई, इसका क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है, तो XY, है ना, XY याद रखेंगे। नेक्स्ट भाई हमारा क्वेश्चन आ जाता है, नीचे दिया गया है, जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का जाना, है ना, मतलब लक्षणों का स्थानांतरण, वो क्या है, आनुवंशिकता कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य में लिंग का निर्धारण तो गुणसूत्रों द्वारा होता है, और गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, जोड़े में कहें तो 23, और ऐसी टोटल संख्या कहें तो ये है 46, है ना, याद रखेंगे। इसके बाद आप जाते हैं हमारे रिक्त स्थान। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, खालिस्तान आनुवंशिकता की इकाई, तो जीन जो है खालिस्तान वो आनुवंशिकता की इकाई है, जीन याद रखिएगा भाई, जीन आनुवंशिकता की इकाई है। सेकंड है हमारा, आनुवंशिकी का प्रतिपादन खालिस्तान ने किया, तो मेंडल है, मेंडल को याद रखो भाई, मेंडल से क्वेश्चन आने वाला है, ग्रेगर जॉन मेंडल। पुरुषों में कुल गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, 46 से 23 जोड़ी, मतलब 46 या 23 जोड़ी। अगला है आपका, अगला रहेगा, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया, तो निषेचन कहलाती है। इसके बाद है, माता पिता से संतान में लक्षणों की वंशागति, आनुवांशिकता कहलाती है। नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र क्या है, बाई। इसके बाद आप करेगा, मेंडल ने आनुवांशिकता के लक्षणों के वाहक को फैक्टर नाम दिया, जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं,
तो वो क्या है, आनुवांशिक लक्षण कहलाती है। अगला रहेगा आनुवांशिक पदार्थ का विनिमय अर्धसूत्री विभाजन या क्रॉसिंग ओवर के दौरान होता है ना। आनुवांशिक पदार्थ जो एक तरीके से कहें कि ये ट्रांसपोर्ट होता है जो उसका, तो किस टाइम होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के समय वो विनिमयित होता है। अगला रहेगा मेंडल ने खालिस्तान के नियमों का प्रतिपादन किया, तो आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, मेंडल ने। अगला है सभी जीवों का शरीर खालिस्तान का बना होता है, तो कोशिकाओं का बना होता है। इसके बाद है मानव में शिशु के लिंग का निर्माण क्या होता है, एक्स वाई या मतलब शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है, 23वें जोड़े के द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है ना। इसके बाद आ जाते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन है अनुवांशिकी के जनक का नाम क्या है, मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल। जीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम जॉनसन है ना, जॉनसन ने जीन की खोज करी थी भाई। जनक पौधों में उत्पन्न पीढ़ी क्या कहलाती है, पुत्र पीढ़ी है ना। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना और शेयर जरूर से कर देना, क्योंकि शेयर नहीं करोगे तो यार आपके दोस्त नहीं पढ़ पाएंगे, आपके सहपाठी है ना, आपका जो ग्रुप बना हुआ है ना उसमें शेयर कर दो प्लीज़ यार, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा डीएनए मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, वाटसन एवं क्रिक है ना। क्योंकि एक शेयर आपका कहीं ना कहीं इस वीडियो को पहुंचाएगा और उसकी भी हेल्प हो जाएगी, है ना। द्विसंकर क्रॉस क्या है, द्विसंकर क्रॉस दो विपरीत लक्षणों के साथ लेकर कराए गए संकरण को द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। देखिए द्विसंकर और एक संकर दोनों को पढ़ना है, 12th में तो हम बायो में पूरा डिटेल से पढ़ ही रहे हैं। आगे आ जाता है हमारा अध्याय नंबर 9 जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। भाई ये बोर्ड में इतनी बार रिपीट हुआ ना कि मैं क्या ही कहूँ। देखो इसका आंसर बिल्कुल से याद रख लो, है ना, मिट्टी है ना। मिट्टी जो है लेंस बनाने में प्रयुक्त काहे को किया जाएगा भाई, वहाँ पर हमें क्या तोड़ना फोड़ना है ना। तो लेंस बनाने में क्या है, मिट्टी का यूज़ नहीं किया जाए। लेंस बनाने के केवल पारदर्शी माध्यम के जो है पदार्थ यूज़ किए जाएंगे, जैसे कांच हो गया, जल हो गया, है ना, प्लास्टिक वगैरह, तो ये सारे हैं। नेक्स्ट रहेगा हमारा समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो क्या होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, बिल्कुल से याद रखिएगा भाई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनाएगा, तो वक्रता केंद्र पर, कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, वक्रता केंद्र पर, है ना। बिल्कुल याद करते जाओ, है ना। दोस्तों के साथ प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दो यार, शेयर कर देंगे ना तो क्या होगा, सबकी हेल्प हो जाएगी, है ना। मतलब कभी ना ये सोच के नहीं पढ़ना चाहिए कि मैं बस पढ़ लूँ, वो नहीं पढ़ पाए नहीं तो वो टैप कर लेगा, नहीं, ये सोच के पढ़ोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ है आपका खालिस्तान में भी बन सकता है। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए खालिस्तान दर्पण का उपयोग किया जाता है या किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो कौन सी, उत्तल दर्पण का यूज़ किया जाता है ना, पीछे का दृश्य देखने के लिए जो साइड मिरर लगा होता है ना वही। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो 50 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे ये रहेगा आपका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, तो आवर्धन के मान में जो ऋणात्मक चिन्ह होता है वो प्रतिबिंब वास्तविक है या नहीं, इसको जो है दर्शाता है। नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं रिक्त स्थान। पहला क्वेश्चन है जब कोई प्रकाशकरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह खालिस्तान से अभिलंब से, है ना, मैंने इस तरीके से प्रकाशकरण आती है, ये अभिलंब है हमारा, ये अभिलंब है ना, मैं इसको खींच रहा हूँ ना, ये अभिलंब है। जब प्रकाशकरण आई, देखिए सघन, ये सघन माध्यम हो गया और ये क्या है, ये विरल माध्यम हो गया। तो ये देखिए इस तरीके से प्रकाशकरण आई, ये क्या है, ये अभिलंब से इस तरीके से ये दूर हट गई, ऐसी आ जाती है ना, मतलब वहाँ से उसकी दिशा ही चेंज हो जाती है, तो क्या है, अभिलंब से दूर हट जाती है। नेक्स्ट हमारा है वस्तुओं को हम खालिस्तान की उपस्थिति में देख सकते हैं, प्रकाश की, है ना, अंधेरे में थोड़ी ना देख सकते हैं, तो प्रकाश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट हमारा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, हाफ होती है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा खालिस्तान का लेंस सदैव छोटा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो जो अवतल लेंस होता है ना वो छोटा होता है, छोटा मतलब छोटा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है कौन, अवतल। अगला आपका प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाना, यही तो प्रकाश का परावर्तन है ना। जब देखिए ये सतह है, मतलब ये कह लो पानी भरा है भाई, इतना पानी भरा हुआ है ना, ये तालाब है भैया, है ना, तलैया है गाँव की, कोई भी कह लो काम, है ना। इस तरीके से ये प्रकाश आया, ये सूरज दादा की किरण इधर से आई, है ना, ये सूरज दादा इधर से किरणें छोड़ रहे हैं और इस तरीके से ये किरण आई, यहाँ पे क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ से परावर्तित हो गई, वापस उसी माध्यम में चली जाएगी, तो क्या होगा ये, तो यही तो है प्रकाश का परावर्तन, बिल्कुल से इसको याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के खालिस्तान होता है, तो क्या होता है, बराबर होता है, बिल्कुल बराबर होता है, याद रखना है, ये परिवर्तन परावर्तन के नियमों में आता है। अगला क्वेश्चन है आपका खालिस्तान 2 माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात है, तो अपवर्तनांक जो है माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है। आगे आ जाते हैं हमारी एक शब्द या वाक्य में, तो पहला क्वेश्चन रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो दर्पण से परावर्तन के कारण बने प्रतिबिंब के आकार का बिंब के आकार से अनुपात, है ना, दर्पण द्वारा उत्पन्न रेखीय आवर्धन कहलाता है। अगला है आपका एक आपतित किरण, दर्पण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, 30 डिग्री, मतलब यानी कि आपने अभी पढ़ा ना, है ना, कि परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान के बराबर होता है, तो भाई बराबर अगर ये आपतन है ना तो परावर्तन भी तो इतना ही होना चाहिए, तो तभी तो ये उतना ही है, मतलब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपतन परावर्तन का, तो अगर
एक दिया है ना तो दूसरा भी उतना ही होगा, है ना। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि दोनों का मान बराबर होता है, तो भाई चेंज क्यों होगा, है ना, बराबर होगा, तो याद रखना है सही, है ना। नेक्स्ट हमारा रहेगा दर्पण सूत्र लिखिए, तो दर्पण सूत्र बिल्कुल से याद रखना है इसे, है ना। दर्पण सूत्र लेंस सूत्र होगा, इससे ऑब्जेक्ट बनेगा वाहनों में पीछे का दृश्य अभी पढ़ा हमने, उत्तल दर्पण, है ना। यहाँ से हमारा अगला चैप्टर आ जाता है अध्याय नंबर 10, जो कि है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। भाई क्वेश्चन पहला है हमारा, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह हमारा रेटिना, दृष्टि पटल जैसे हम हिंदी में कहते हैं, है ना, दृष्टि पटल, इस तरीके से इसे याद रखेंगे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। रेटिना कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है इससे, है ना। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है, तो वर्ण विक्षेपण, है ना। जब देखिए जब अपन नहाते हैं बालों से अच्छे अच्छे छोटे छोटे छींटे डालो ना, और सूर्य का प्रकाश पीछे से आ रहा हो, और जब अपन ऐसे ऐसे करोगे ना, किसी भी मतलब उसमें से छोटी छोटी बूंदें छोटी छोटी से इतने इतने से गिर रहे हो ना, बूंदें टाइप के, तो उनसे क्या हमें एक तरीके से क्या है इंद्रधनुष बना हुआ दिखाई देता हो। देखना आप रोज, मजा आता है बहुत, मैं तो करता हूँ डेली, है ना। मैं बालों को ऐसे छटक छटक करता हूँ, बढ़िया इंद्रधनुष देखता हूँ डेली, है ना, तो मजा आता है। ये रहेगा आपका अगला क्वेश्चन, आपका प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को कहते हैं, तो स्पेक्ट्रम कहते हैं ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप जाता है आपका, आकाश के नीले रंग का कारण है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। नेक्स्ट हमारा वर्ण विक्षेपण होता है, तो प्रिज्म से, प्रिज्म का हमें चित्र भी याद करना है ना, पूरा हम कंप्लीट कराएंगे इसे, है ना, लॉन्ग क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन हमारा, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है ना। समुद्री जल का, है ना, जो रंग होता है वो नीला क्यों दिखता है, जल में प्रकाश का परावर्तन होता है इसी कारण। नेक्स्ट हमारा, प्रकाश के दो फलकों के बीच का कोण कहलाता है, तो उसे हम प्रिज्म कोण कहते हैं, है ना, इसे भी समझेंगे हम। इसके बाद हमारे रिक्त स्थान आ जाते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपका देखा, आंख के रंगीन भाग को खालिस्तान कहते हैं, आइरिस, है ना, आइरिस याद रखिएगा, आंख का जो रंगीन पार्ट होता है ना उसे आइरिस कहते हैं। प्रिज्म द्वारा, है ना, प्रिज्म द्वारा रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है, तो बैगनी होता है ना। अगला है आपका देखिए, बैजानी हपी नाला आपको पता ही होगा, है ना, बै सबसे ऊपर आ रहा है, विचलन इसका अधिक होता है, इसी कारण वो सबसे आगे। दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का क्या है, छोटा हो जाना है। दूर और निकट दोनों को याद करके चलना है बच्चा। मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, जिसे खालिस्तान कहते हैं, तो जैसे क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। अगला है, मानव नेत्र का खालिस्तान नेत्रदान में किया जाता है, तो देखिए अगर हमें नेत्रदान करना है तो हम कॉर्निया का जो है दान कर सकते हैं ना। नेत्रदान किसका होता है, कॉर्निया का होता है। आंख के बीच के छिद्र को पुतली कहा जाता है ना, मतलब जो गटा होता है ना अपना, वो ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है, वो पुतली है हमारी, है ना, जिसे कई भाषा में गटा भी बोलते हैं ना, बुंदेलखंडी में विशेष करके। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति की आंख में निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है ना। दूरदृष्टिता से मतलब किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो व्यक्ति की आंख में निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है, बिल्कुल सत्य है ना, क्योंकि उसे दूरदृष्टि रोग है। अगला है आपका, तारों का टिमटिमाना परावर्तन की क्रिया का परिणाम है, ये आपका असत्य रहेगा, ये अपवर्तन की क्रिया का परिणाम है ना। नेक्स्ट आपका, मनुष्य की आंख में परितारिका कॉर्निया के पीछे की ओर स्थित संरचना होती है, तो ये आपका सत्य रहेगा, है ना, कॉर्निया पीछे की ओर स्थित, है ना, बिल्कुल सही है ना। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख में दूर बिंदु, है ना, दूरी बिंदु अनंत पर ना होकर नेत्र के पास आ जाता है, ये आपका सत्य रहेगा, है ना, निकट दृष्टि दोष। तो अगला चैप्टर हमारा आ जाता है भाई विद्युत, है ना, 11 नंबर का चैप्टर है विद्युत, है ना। प्रतिरोध का मात्रक ओम, बिल्कुल से रट लो, आने ही है ना, ओम बिल्कुल रट लो इसे, ओम प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम। अगला क्वेश्चन है आपका, एमीटर यानी कि अमीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है, तो श्रेणी क्रम, है ना, श्रेणी क्रम संयोजन में से संयोजित किया जाता है एमीटर को। 50 वोल्ट 50 वाट 250 वोल्ट के एक लैंप में प्रवाहित विद्युत का मान होगा, तो क्या होगा भाई, यहाँ पर दिया गया आंसर आपको 0.24। अगला क्वेश्चन आपका है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सही जोड़े में भी कई बार बना हुआ है ना, बिल्कुल याद रखना है। एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं, है ना, इसको याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रहा हूँ, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संबंध ओम का नियम सही है, ओम का नियम नहीं है, सॉरी, ये रहेगा आपका आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट आपका भाई विद्युत धारा का एसआई मात्रक है, तो एम्पियर, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसआई मात्रक आना ही है एक ना एक का, है ना, तो बिल्कुल से याद रख लो विद्युत धारा का एम्पियर, है ना। नेक्स्ट हमारा, किसी धातु की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो इसके पदार्थ की प्रकृति पर, है ना, पदार्थ के ना ही ताप पर, ना ही आकृति पर, लंबाई पर, मोटाई पर, नहीं, इसकी प्रकृति पर निर्भर करती है क्या, प्रतिरोधकता। नेक्स्ट हमारा भाई विभवांतर का मात्रक क्या है, तो विभवांतर का वोल्ट है ना, विद्युत धारा का एम्पियर, याद रखना। विद्युत धारा मापने का यंत्र क्या है, तो अमीटर, हमने पढ़ा भी, अमीटर विद्युत धारा मापने का यंत्र है। विभवांतर मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर, है ना, वोल्ट मीटर। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, विद्युत शक्ति का मात्रा क्या है, तो वोल्ट एम्पियर। विद्युत शक्ति की बात की जा रही है, विद्युत धारा की नहीं, विद्युत धारा का होता अगर तो केवल और केवल एम्पियर, है ना, विद्युत शक्ति आ गया तो वोल्ट एम्पियर, है ना, याद रखना। नेक्स्ट हमारे याद आते हैं रिक्त स्थान, भाई पहला क्वेश्चन दिया गया, फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ खालिस्तान क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में,
है ना, याद रखना श्रेणी क्रम समांतर क्रम, इनको पढ़ना है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट है आपका अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को खालिस्तान क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किसी तार का प्रतिरोध की लंबाई के खालिस्तान होता है तो अनुक्रमानुपाती होता है। घरों में सभी विद्युत उपकरण क्रम में जोड़े जाते हैं तो कौन से समांतर क्रम में। देखिए हमारे घरों में जो लाइट आती है ना भाई, वो समांतर क्रम माध्यम में आती है। अगर श्रेणी क्रम में आई ना तो आपके बल्ब नहीं जलेंगे, है ना। तो समांतर क्रम माध्यम याद रखना, हमारे घरों में जो विद्युत उपकरण होते हैं ना वो समांतर क्रम माध्यम में जुड़े होते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा याद रखेगा भाई, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है ना, क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट हमारा आएगा भाई, प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर खालिस्तान के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो धारा के मान में, है ना, जब प्रतिरोधक जहाँ जुड़े हों, प्रतिरोधक जुड़े हों तो धारा के मान में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट हमारे सत्य असत्य आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन, दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति की आंख में निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है, ये भी सत्य है आपका। विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या है, वोल्ट। विद्युत धारा का एम्पियर है भाई, ये तो गलत है आपका। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, ये आपका सत्य रहेगा, है ना, सही बिल्कुल। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट ही होता है। नेक्स्ट है, एक जूल बराबर 1000 वाट नहीं। नेक्स्ट है, ओम विद्युत प्रतिरोध को मापने की इकाई है, सत्य है। किसी विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर को सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, असत्य है ना, क्योंकि किसी में किया जा सकता है, समांतर में भी। फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, असत्य रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो ये आपका आवेश लिखा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आया है इसलिए बता रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, तो कूलम, बिल्कुल से याद रख लो भाई, मात्रक आना है एक ना एक, चाहे आवेश का आ जाए, धारा का आ जाए, विभवांतर का आ जाए, वोल्ट का आ जाए, है ना, याद रखना। विभवांतर धारा और प्रतिरोध में संबंध क्या है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है ना, इसको याद रखना, बिल्कुल आया यार। नेक्स्ट हमारा, तीन प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर उसके तुल्य प्रतिरोध का संबंध लिखिए, है ना। इस तरीके से सेम प्रदर्शित करेंगे, तीन प्रतिरोध R2 R3, है ना। इसका अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एकांक आवेश को किसी परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा आएगा भाई, किसी परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले अवयव को धारा नियंत्रक कहते हैं ना, धारा नियंत्रक। नेक्स्ट हमारा अध्याय जाता है, अध्याय नंबर 12 जो है वह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। भाई पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, लघुपतन के समय में समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है तो बहुत अधिक बढ़ा हुआ, है ना। लघुपतन के समय में विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक हाई होता है, बड़ा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बनाती हैं तो बंद वक्र बनाती हैं, बंद वक्र बनाती हैं। देखिए शेयर जरूर कर देना यार, वीडियो को शेयर नहीं करते हो आप लोग यार, शेयर कर देना वीडियो को ग्रुप्स वगैरह में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, समान चुंबकीय ध्रुव करते हैं तो प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए अगर हम चुंबक की एक से ध्रुव मतलब समान ध्रुव एक दूसरे से टच कराएंगे ना तो वो टच नहीं करेंगे, वो भागेंगे, चल भाग, है ना। एक जैसे लोग ना एक दूसरे से दूरी भागते हैं, मतलब, है ना। तो ये वही चीज़ है ना। समान चुंबक के जो ध्रुव होते हैं ना वो एक दूसरे से प्रतिकर्षित करते हैं, आकर्षित नहीं होते हैं, चिपकते नहीं हैं। असमान ध्रुव होंगे ना चुंबक के तो वो चिपकेंगे, है ना, वो आपस में आकर्षित करेंगे। नेक्स्ट है आपका, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं तो बंद वक्र, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो इस्पात के, है ना, इस्पात के। नेक्स्ट आपका रहेगा, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो ऊपरी मुखी, है ना, ऊपरी मुखी होगी। नेक्स्ट हमारा, विद्युत धारा को उत्पन्न करने की युक्ति है तो जनित्र, विद्युत धारा को उत्पन्न युक्ति जनित्र, जनरेटर है, इसके द्वारा हम विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं, मोटर वगैरह चला सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन हमारा है, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है, ये हमने पढ़ा भी, है ना। नेक्स्ट हमारा है, एक AC जनित्र का वो DC जनित्र में बदलने की प्रयुक्त होना चाहिए तो क्या, विभक्त वाले दिक् परिवर्तक जो है प्रयुक्त होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा भाई, लघुपतन एवं अतिभारण से होने वाली हानि से उपकरणों को बचाने के लिए किस युक्ति का यूज किया जाता है, फ्यूज तार का यूज किया जाता है। हमारे घर में फ्यूज लगे होते हैं, आपने देखा होगा, है ना, फ्यूज। नेक्स्ट हमारा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है, मोटर है भाई, है ना। विद्युत को यांत्रिक में, यांत्रिक है यहाँ पे याद रखना, है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऊर्जा की बात कीजिए। नेक्स्ट हमारा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो जनित्र, है ना, यांत्रिक से विद्युत में जाना है तो जनित्र, और विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक में जाना है तो हमें क्या, मोटर चाहिए होगी, है ना। नेक्स्ट हमारा भाई, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर क्या रहता है, समान रहता है। नेक्स्ट हमारा भाई क्वेश्चन दिया गया है, यह किसने प्रमाणित किया कि विद्युत और चुंबकत्व परस्पर संबंधित घटनाएं हैं, तो फैराडे ने, है ना, फैराडे के नियम पढ़ने हैं। अगला अध्याय और लास्ट चैप्टर हमारा है, हमारा पर्यावरण, 13th नंबर चैप्टर है आपका। किसी पारितंत्र के घटक हैं तो उपरोक्त सभी, है ना, उत्पादक हो गया, घटक हो गया, उपभोक्ता हो गया, ये तीनों क्या है, ये पारितंत्र के घटक हैं। कभी भी क्वेश्चन आए पारितंत्र के घटक कौन कौन है, नाम लिखिए, है ना, एक वाक्य में या फिर 2 नंबर में, तो कौन कौन लिखेंगे, उत्पादक, अपघटक या उपभोक्ता, बिल्कुल से कंप्लीट करेंगे, 2 नंबर आपको इस तरीके से आपकी झोली में डाल दिया जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका, सबसे बाद पारितंत्र है ना, तो महासागर, है ना, सबसे बाद वाला।
नेक्स्ट भाई हमारा निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? तो फलों के छिलके, केक एवं, है ना, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वो हैं जो कि रिसाइकिल हो जाएं, है ना, एक तरीके से, है ना। घास, पुष्प तथा चमड़ा, ये चमड़ा तो हटा ही दो यहाँ से। फलों के छिलके और केक हो गया, है ना। घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, प्लास्टिक आ गया तो ये हट गया, है ना। केक, लकड़ी एवं घास, है ना। तो फलों के छिलके हो गए, केक हो गया, नींबू वगैरह हो गया, है ना। नींबू इसमें नहीं है लेकिन हाँ यही ऑप्शन सही होगा आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है ऊर्जा का पिरामिड होता है भाई, इसको हाईलाइट कर लो बिल्कुल, है ना। कैसा है? सदैव सीधा, सदैव सीधा, सदैव सीधा, यही आ नंबर का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल हाईलाइट कर लो इसे, है ना। ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? सदैव सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन है हरे पौधे किस पोषी स्तर के अंतर्गत आते हैं? तो प्रथम पोषी स्तर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट भाई हमारा निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट बंद कर देना, साइकिल से विद्यालय जाना, है ना। तो ये सारे जो है पर्यावरण मित्र के व्यवहार के अकॉर्डिंग आते हैं, बिल्कुल उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, है ना। क्योंकि हम कपड़े के थैले का यूज़ करें, है ना, लाइट अनयूज ना जलाएं, मतलब हम जब यूज़ नहीं है तो बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए, है ना। साइकिल से विद्यालय जाए, है ना। अगला है आपका निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो घास, बकरी तथा मानव, यही आपका आंसर बिल्कुल सही रहेगा। घास, बकरी तथा मानव, 12 नंबर का ऑप्शन लगाएंगे भाई, है ना। एक तरीके से जिस तरीके से वो बढ़ता जा रहा है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि बकरी को फिर गाय खाती है, गाय को हाथी खाता है, नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। घास को मछली कवा खाने लगी तो ये गलत हो जाएगा, है ना। घास, गेहूँ, आम, ये तो है ही नहीं, है ना। घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव भी खाता है कई जगह, है ना। तो ये आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, आहार श्रृंखला के अकॉर्डिंग, है ना। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन पारितंत्र का जीवित घटक नहीं है? तो मिट्टी जो है वो जीवित घटक नहीं है। मेढक जीता है, पक्षी जीता है, घास जीती है ना। घास मतलब पौधा है, पौधे सजीव होते हैं। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कारक पारितंत्र का भौतिक घटक नहीं है? तो बकरी जो है भौतिक घटक नहीं है। ताप, जल हो गया, वर्षा हो गई, ये क्या है? भौतिक घटक है। ये क्या है? जैविक घटक है, जैविक घटक है। यहाँ हमारे रिक्त स्थान आएंगे भाई, है ना। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे पहली लिंक पर क्लिक करके आप इसे परचेस कर पाएंगे आसानी से, है ना। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है ना। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन कौन सा है? तो CFC, बिल्कुल भाई याद रखना है इसे, इससे क्वेश्चन एक ना एक आना ही है ना। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव अपमार्जक कहलाते हैं। वर्षा के पानी को एकत्रित करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है ना। वर्षा का पानी वर्षा जल संग्रहण। हरे पादप खारिसन कहलाते हैं, तो उत्पादक, है ना, जो उत्पादन का निर्माण करें वो उत्पादक हुई तो होंगे। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशक होता है, एक ही दिशा में, है ना। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, है ना। बिल्कुल इसके लिए अलग से मैंने स्पेस छोड़ के रखा है, बिल्कुल याद रख लो इसको, है ना। देखो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण केवल 10% होता है, बिल्कुल याद रखना है इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर सही जोड़ियाँ हमारी कुछ आ जाती हैं। देखिए कुत्ता जो होता है सर्वाहारी होता है, प्रदूषक प्रदूषण, एरोसोल CFC5, है ना। चीले कहते हैं सर्वोच्च मांसाहारी है, गाय जो है शाकाहारी प्राणी है। CO2 एवं SO2 एवं CO2, है ना, अम्लीय वर्षा इनके कारण होती है। सर्प जो है मांसाहारी, है ना। 80 dB ये ध्वनि प्रदूषण इतने पर होने लगता है ना। इस तरीके से सामने ही से जोड़ियों के आंसर आपके दे दिए गए हैं, है ना। नेक्स्ट भाई हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे एक शब्द या वाक्य में उत्तर। पहला क्वेश्चन है जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाती हैं? तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाती हैं। जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होती हैं क्या कहलाती हैं? तो वो अजैव निम्नीकरण। देखिए जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो रहे हैं वो जैव निम्नीकरणीय, जो इनके द्वारा अपघटित नहीं हो रहे हैं, मतलब प्लास्टिक वगैरह हो गया, वो इससे अपघटित थोड़ी ना होगा जीव सूक्ष्म जीवों द्वारा, तो वो क्या है? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। नेक्स्ट है आपका संपूर्ण विश्व में मनुष्य के क्रियाकलापों से वातावरण का तापमान बढ़ने की घटना क्या कहलाती है? तो ग्लोबल वार्मिंग, बिल्कुल याद रखना, ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन आना है इस चैप्टर से 2 नंबर में, है ना। तो कंप्लीट करवा दूंगा। खाद्य जाल किसे कहते हैं, है ना। खाद्य जाल खाद्य श्रृंखला में अंतर कंप्लीट कराएंगे, है ना, ये कंप्लीट कर लेना। अगला है आपका पोषण के आधार पर उपभोक्ताओं को कितने भागों में बांटा गया है? ये आपका आंसर यहाँ पर रहेगा, है ना। शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, है ना। 3 प्रकार के प्राणी होते हैं पोषण के आधार पर, मतलब खाने के आधार पर, है ना। नेक्स्ट है आपका पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण हमने पढ़ा। अपशिष्ट किन्हें कहते हैं, है ना। तो उपयोग के उपरांत त्यागा गया पदार्थ जो वातावरण को प्रदूषित करता है अपशिष्ट पदार्थ कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है ओजोन परत में छिद्र सबसे पहले कहाँ देखा गया? अंटार्कटिका में 1985 में, है ना। ये तो इस तरीके से हम पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगी यार ये वीडियो बनाने में ना। देखिए टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, वीडियो को लॉन्ग वीडियो हो गई है ना। तो अगर आपको बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तैयारी कर लेना है तो बिल्कुल से सब्सक्राइब कर लो चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर से कर देना यार। और आपको ये PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक दी गई ना उस पर क्लिक करके आप इसे परचेस कर सकते हैं, है ना। देखिए और पूरा बिल्कुल क्वेश्चन आंसर का बिल्कुल ऑब्जेक्टिव का सारा PDF चाहिए तो भी आप बताइए कमेंट बॉक्स में, आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। और इसी तरीके की तैयारी के लिए सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर से कर देना वीडियो को, है ना। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाकर के प्लेलिस्ट चेक करो, डिस्क्रिप्शन चेक करो यार, बहुत चीज़ें भरी पड़ी होती हैं आपके काम की, है ना। तो देखो